हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा धौलपुर। जीके विद कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे अपन किसके बारे में, 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने 1833 तक के चार्टर एक्ट थे, जितने भी एक्ट आए थे संवैधानिक विकास को लेकर के, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और अब आज बात करेंगे हम 1853 की। 1853 का एक्ट बहुत ही शानदार लाजवाब है दोस्तों। इसके बारे में बुक्स में हमको एक या दो चार लाइनें हमें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन अपन इसको बहुत विस्तार से पढ़े। क्यों लाया गया था ये चार्टर एक्ट, क्या उद्देश्य थे इसको लाने के पीछे, और इसमें क्या क्या फिर प्रावधान किए गए थे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बगल में नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी दबा देना। और अब स्टार्ट करते हैं आज का अपन वीडियो। ध्यान से देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? सबसे पहले अपन देखेंगे उद्देश्य, यानी कि अपन कोई भी कंपनी का कोई भी एक्ट आया है, अपन कोई भी नई चीज करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है अपन को, तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो इस एक्ट को लाने के पीछे भी कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा, तो उस उद्देश्य के बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो भारतीयों ने एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया था। भारतीयों ने एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया था। ये कार्यक्रम क्यों चलाया? ये चलाया था ब्रिटिश संसद का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी समस्याओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए, भारतीय समस्याओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रिटिश संसद का ये कानून चलाया गया था। अब इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इनके क्या क्या ये सुझाव, क्या क्या ये कहना चाह रहे थे ब्रिटिश संसद से, तो वो थे दोस्तों, उनके बारे में अब देखो। ये तो बन रहे थे भारतीयों के लिए कानून बनाओ, कोई कानून बनाने के लिए, भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए अलग विधानमंडल हो, अलग विधानमंडल हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें दूसरा है कि जो प्रादेशिक सरकारें थी, प्रादेशिक सरकारों के पास, सरकारों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि जो प्रादेशिक सरकारों का मतलब है दोस्तों अपना प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और भी जो भी था, जो प्रादेशिक सरकारें थी उनको क्या प्रदान की जाए? आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि उनको अधिक कर्मचारी नियुक्त करें अपनी में, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से कोई नहीं आए। यहाँ पर जो है उनमें से ही गवर्नर जनरल, जो वहाँ गवर्नर है उनको ये सुविधाएं दी जाए, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। क्योंकि लास्ट एक्ट हमने 1833 का पढ़ा था, उसमें बताया था कि जितने भी प्रादेशिक सरकारें सबकी सब केंद्रीकरण नीति के तहत किसमें चली गई थी, वो सारी शक्तियां किसमें चली गई थी, वो उस केंद्र में चली गई थी। केंद्रीकरण नीति अपनाई, केंद्रीकरण को अपनाया, तो जो स्वतंत्रता थी उनकी स्वतंत्रता को केंद्र के अंडर में कर दिया। यानी कि इनके पास में कुछ भी नहीं रहा था। ये जो कुछ भी करता है इनके लिए तो वो केंद्र की सहमति से होता, गवर्नर जनरल करता था। इसलिए आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। और बात करें अपन एग्जाम्स, एग्जाम्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, एग्जाम्स कौन से? जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, सिविल सर्विसेज के, अंग्रेजों के, यानी कि जो आप प्रतियोगी परीक्षा ले रहे हो सिविल सर्विस के लिए, एक तो दोस्तों इसके बारे में बात की। अब इसमें भारतीयों को क्या करना पड़ता था? एक तो ये एग्जाम थी सिविल सर्विस की, ये लंदन में होती थी। अब भैया भारतीय यहां से कैसे जाए, यहां से लंदन तक कैसे जाएगा भारतीय? पहली बात तो ठीक है साहब, लंदन जैसे तैसे करके पहुंच भी जाएंगे।
पहुंच भी जाएंगे तो भैया एक सबसे बड़ा बात थी कि इसको आंसर देने का। आंसर ये वहां की जो मातृभाषा थी, मातृभाषा में, यानी कि अंग्रेजी में देने का हो तो वहां जो मातृभाषा हुआ करती थी उनकी अंग्रेजी, उसमें ही देना था। सब पढ़ दो अंग्रेजी में, हिंदी भारतीय तो बहुत कमजोर थे, उनको एजुकेशन नहीं मिली, तो उनकी जो अंग्रेजी में जो था वो उसमें अंग्रेजी मातृभाषा में इनको बोलो। तो इसको एग्जाम्स को लेकर के कुछ सुझाव दिए थे। एक तो भाई इनका लंदन में मत करवाओ एग्जाम, भारत में ही करवाना शुरू कर दो भारतीयों के लिए। मातृभाषा में मत लो क्योंकि भारतीय इतने नहीं थे उस टाइम। दोस्तों अपन 1837 की 1833 की अपन एक बात करें, इसमें एक चार्टर 1837 चार्टर एक्ट की, इसमें था एक सेक्शन 87, इसमें एक सेक्शन 87 एक खंड था, इसमें भारतीयों की उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा या विदेशी शिक्षा से संबंधित ये था एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बात कर ली। यहां से लोग उच्च शिक्षा विदेशी शिक्षा को पाएंगे, यदि ये लोग पाएंगे शिक्षा को, शिक्षा ग्रहण करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन सब कैसे करें जब अब ये प्रॉब्लम आती है, उच्च शिक्षा को ठीक ठाक ग्रहण कर लिया हमने, लेकिन कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं होते थे ये लोग। हम कोई कंपनियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते। तो जब जो पढ़ लिख करके आ गए हमारे वहां से, बाहर से, विदेशों से, तो उन्होंने सुझाव दिए। एक तो साहब जो काले गोरे की नीति है, काले गोरे की नीति है, उसको फिनिश करो। जो योग्यता के अनुसार पद दो, यदि किसी के पास योग्यता है, योग्यता के अनुसार उसका पद सृजित किया जाए, अनुसार पद दो उसको। और बात करें तो दोस्तों एग्जाम में बैठने का भेदभाव किया जाता था, तो वो हमने बात कर ली। मतलब एग्जाम संबंधित सारी जो चीजें थी वो यहाँ से क्लियर है। तो हमको भी काले गोरे की नीति है, इसको खत्म कर दो योग्यता के अनुसार, क्योंकि हमको पहले ये कोई वो नहीं था बैठने का, चाहे तुम कितनी भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको कुछ पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इस तय कर करके, और ये यहाँ पर जो उद्देश्य, इन उद्देश्य रहे थे हमारे इस एक्ट को लाने के पीछे। एक आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और हमें दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, उद्देश्यों में एक और था इसमें कि जो भारतीयों का शासन हो, भारतीयों का शासन हो, वो एक कंपनी के अंडर में नहीं आना चाहिए, वो सचिव प्लस परिषद उन पर शासन करें। आज हम कुछ चाहेंगे क्या कि किसी दूसरे की विदेशी कंपनी हम पर शासन करे? नहीं। यदि शासन कर ही रहे हो तो क्या करो, उस वहां की संसद का सचिव हो, प्लस सचिव के साथ में कौन हो, परिषद हो। तो ये भारतीय ये चाहते थे कि साहब हमारे ऊपर शासन करें, तो सचिव प्लस उसकी जो परिषद है वो हमारे ऊपर शासन करते। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपना। तो क्या हुआ था, इतने सारे जो उद्देश्य जब को, इतने जितने सारे अपने उद्देश्य बताए मैंने आपको, इन सब उद्देश्यों को हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया था। इनको जब उनके समक्ष रखा गया तो 1852 में एक जांच कमेटी बनाई, एक जांच कमेटी बनाई थी, और इस जांच कमेटी की सिफारिशों पर ही क्या आया था, 1853 का चार्टर एक्ट आया। अब इसके अंतर्गत प्रावधान क्या क्या थे हम उनको देख लेते हैं। प्रावधान थे, और वो प्रावधान क्या क्या थे दोस्तों, तो देखो, एक तो जो 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 आ गए, यानी कि कंपनी के कार्यकाल में जो अपन वृद्धि करते थे 20-20 साल की, वो खत्म कर दी गई। यानी कि 20 साल का जो रोटेशन था उसको समाप्त कर दिया। कंपनी का 20 साल का
कार्यकाल समाप्त किया, जिसका कार्यकाल अपन फिक्स कर देते भाई 20 साल के लिए, हर 20 अगले फिर 20 साल के लिए, इसको भी खत्म कर दिया कि सनी साहब ऐसा कुछ नहीं है, और तुम शासन करो, जब ब्रिटिश संसद की मर्जी आएगी तब वो अपने खत्म कर देगी, टेंडर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे सकते। एक तो दोस्तों ये 20 साल का जो बार बार कार्यकाल बढ़ा देती है, खत्म कर दिया। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। हम इसकी बात करें तो इसका कोरम कितना होता था दोस्तों? इसका कोरम होता था साधारण बहुमत, यानी कि 50% प्लस 1, 50%, 12 और 1 13। इसका कोरम कितना था? 13 था। लेकिन अब कोरम कितना कर दिया? यहां कोरम कर दिया तुम्हारा 10, 9 दूनी 18, 9 9 हो जाएंगे प्लस 1 18, सॉरी 10 कोरम कर दिया। अब तो इन 18 में से भी इनमें से 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? 6 सदस्यों की नियुक्ति को भैया कौन करेगा इनकी? अब पहले तो शेयरों के आधार पर आते थे, लेकिन अब कौन करेगा नियुक्ति कौन करेगी? संसद करेगी। किससे पूछ करके? ब्रिटिश सम्राट से। ब्रिटिश सम्राट से पूछ करके क्या ये नियुक्ति, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जितनी भी शक्तियां थी उनको बहुत कम, धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। इनके नियम, जो पावर्स थे इनके पास में, उनको कम किया गया, यानी कि पहले सदस्यों को कम किया, सदस्यों को कम करके कितना कर दिया दोस्तों? 18 कर दिया। उनका कोरम भी कितना कर दिया? 13 से 10 हो गया। अब 18 में से भी 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? संसद करेगी। संसद किससे पूछ कर करेगी? ब्रिटिश सम्राट से। इसकी ऑटोमेटिक इसकी शक्तियां तो कम हो गई, क्योंकि घपलेबाजी होती थी, जो गड़बड़ी करते थे वो कौन करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो करता था। उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं करते थे, अपने अकॉर्डिंग से चलाते थे, इसलिए। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर संबंधित जो नियम कानून वो थे इनके पास अधिकार, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त, कम, यानी कि कम कर दिया गया। अब आओ दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। ये सरकार का था, यानी कि ये तो था कंपनी, और ये था दोस्तों सरकार, ब्रिटिश सरकार का। जब इसमें कमी किया तो बढ़ोतरी किसमें होगी? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, नियंत्रक बोर्ड में बढ़ोतरी होगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी सदस्य थे इनके वेतन के बारे में एक बात की गई, वेतन के बारे में बात की गई कि भाई ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं इनका वेतन कौन देगा? तो इसका वेतन देगी कंपनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी सदस्य हैं उनका वेतन कौन देगी? कंपनी देगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? वेतन का निर्धारण करेगा सम्राट। ब्रिटिश का जो सम्राट था उसको वेतन निर्धारण करा। दूसरी बात और देखें अपन इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो इसको कर्मचारियों या उच्च अधिकारियों या कर्मचारी कह दो आप, तो कर्मचारी थे उनकी नियुक्तियों से संबंधित नियम, कर्मचारियों की नियुक्तियों से संबंधित नियम तैयार करने को कहा। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक तो सदस्य थे इसके अंदर, उनका वेतन कौन देगा? अब कंपनी देगी। कर्मचारियों नियुक्ति से संबंधित क्या नियम बनाओ, नियम कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगा, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेगा। ब्रिटिश और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्यों का वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो वहां का सम्राट करेगा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अपन इसी में। तो अब देखो गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल अब भाई भारत का अलग होगा और बंगाल का अलग होगा। इन दोनों के गवर्नर जनरल अलग अलग कर दी, यानी कि
भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं हो सकता, या बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल नहीं हो सकता। तो ऐसे करके इन दोनों को अलग कर दिया। यही से इसी एक्ट में होता है, लेकिन अब तक तो क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का होता था, या भारत गवर्नर जनरल बंगाल का होता था। लेकिन नहीं, अब 1853 के चार्टर एक्ट में ये दोनों क्या कर दिए, अलग अलग हो गए। अलग अलग करने के बाद में एक बात लाई गई कि जब तक बंगाल के लिए, अब क्या भारत के लिए गवर्नर जनरल बन गया, अब बंगाल के लिए जब तक कोई नया गवर्नर जनरल नहीं आता, तब तक किसके परामर्श पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब तक कौन, भारत का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परामर्श करके बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद दे सकते हैं, या कोई पद की नियुक्ति कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अपन बात करें, सही में नहीं आई हो तो, जो गवर्नर जनरल था ना, ये भारत का और बंगाल का होता था पहले, तो 1853 चार्टर एक्ट से पहले। लेकिन अब इसको अलग अलग कर दिया, भाई बंगाल भारत का तो गवर्नर जनरल अलग होगा और बंगाल का होगा अलग। तो भाई भारत का था ना, इसको तो गवर्नर जनरल फिक्स पूरा मिल गया फ्रेश। यहां से मिलने के बाद में अब पद कहाँ का खाली हो गया, गवर्नर जनरल का बंगाल का। बंगाल का पद समाप्त होते ही एक बात कही गई कि जब तक बंगाल को नया गवर्नर जनरल नहीं मिल जाता, तब तक भारत का गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ परामर्श करके बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का या एलजी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अपन देखते हैं 1854 में बंगाल को प्रथम एलजी मिला। 1854 में बंगाल को प्रथम एलजी मिल गया था। दूसरा एलजी भारत को मिला था। वो दूसरा एलजी 1859 में पंजाब को मिला था। पंजाब का एलजी नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अपन यहां से आगे चल करके। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो दोस्तों, हमने देखा था 1833 में एक विधि सदस्य था। एक विधि सदस्य हुआ करता था। इस विधि सदस्य का जो पद था ना, इसको 1859 में आकर के, सॉरी 1853 में आकर के इसको क्या कर दिया गया, इस पद को स्थायी कर दिया गया। 1833 का जो एक विधि सदस्य हमने बनाया था कानून बनाने के लिए, कानून की समीक्षा करने के लिए विधि सदस्य बनाया था, जिसके प्रथम इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विधि सदस्य बनाया था, विधि आयोग बनाया था, उसमें लॉर्ड मैकाले थे। विधि सदस्य के पद पर 1833 किसकी नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर 1853 इस पद को क्या कर दिया गया था दोस्तों, स्थायी कर दिया। स्थायी करने के बाद में 1833 में तो क्या होता था कि इसको बैठक में भाग भी लेता, राय भी देता था ये, लेकिन इसको वोटिंग का अधिकार नहीं था। अब दोस्तों क्या करता है ये, 1853 में जैसे ही इसको स्थायी करते हैं, इसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। इसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। यहां से वोटिंग का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों, यहां से वोटिंग का अधिकार मिलता है। अगला देखते हैं अपन, गवर्नर जनरल प्लस परिषद। इसमें
विधायी विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां। ये दो जो शक्तियां थी इनको क्या कर दिया गया, विधायी और कार्यपालिका, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। यानी कि विधायी कार्य अलग और कार्यपालिका के अलग। जब इनको अपन ने अलग किया तो कार्यभार बढ़ेगा। कम से कम अलग अलग करने के बाद में कार्यभार अच्छे से तो देख सकेंगे। इनको अलग अलग किया तो क्या किया भैया, परिषद में 6 सदस्यों की बढ़ोतरी कर दी गई। 6 सदस्य किसमें बढ़ा दिए गए, परिषद में। यानी विधायी अलग हो गए, अब इसको भी अलग लोग संभाले और कार्यपालिका को भी अलग लोग संभाले। अब परिषद में से अपन करते सदस्य कम कम रह जाते, इसलिए 6 सदस्यों इसमें बढ़ोतरी परिषद में और कर दी गई। और इसी के साथ में और बताऊं मैं आपको, न्यायिक न्यायिक राजनीतिक और विधायी वित्तीय जो उपसमितियां थी, वित्तीय उपसमिति बनाई गई। क्योंकि इनकी समितियां तो पहले से ही थी, लेकिन अब क्या बनाई गई, उपसमितियां बनाई गई। क्यों, क्योंकि कार्य को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके। कोई काम कर रहे हैं अपन, उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो। ठीक है ना दोस्तों। और चलते हैं अपन में, एक था अपन का कानून की समीक्षा करने के लिए हमने 1833 में बनाया था भारतीय विधि आयोग। ये 1833 की बात है, जहां हमने भारतीय विधि आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे विधि सदस्य के रूप में। भारतीय विधि आयोग बनाया तो इसको क्या कर दिया गया, अब 1853 में आकर के समाप्त कर दिया गया। और यहां पर क्या लेकर के आए थे, इंग्लिश लॉ कमीशन। इंग्लिश लॉ कमीशन, इंग्लिश लॉ कमीशन आया था इसकी जगह पर 1853 चार्टर एक्ट में। इसमें सदस्यों की संख्या अपन बात करें इंग्लिश लॉ कमीशन में, इसमें सदस्य हुआ करते दोस्तों 8। अब फिर और बात करें अपन, जो आईपीसी है ना भारत की, आज भी अपन पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में थानों में आज अपन जाते हैं तो इसी की आईपीसी रहती है, कानून प्रक्रिया होती है अपने ऊपर लागू होती है। तो वो आईपीसी इंग्लिश लॉ कमीशन की दी हुई है। आप तो कहोगे सर पिछली बार भी आपने 1833 में बताया लॉर्ड मैकाले ने। हाँ दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने नियमों को लिखना शुरू किया, पूरी तैयारी की गई, लेकिन ये लागू कब किया गया, 1860 में। लॉर्ड मैकाले 1853 तक ध्यान विधि सदस्य स्थापित कर दिया। तो जो लॉ कमीशन था ना, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है आईपीसी को लागू करने में। हाँ, बनाई थी इन्होंने, कानूनों को बनाया किसने था, लॉर्ड मैकाले, लेकिन इंग्लिश लॉ कमीशन था, लागू करने में जो सबसे बड़ी भूमिका रहती है आईपीसी को, इंग्लिश लॉ कमीशन की रहती है। ठीक है ना दोस्तों। और आपको लॉ कमीशन को और दीवानी फौजदारी संबंधित कानून बनाने का भी इसको अधिकार प्रदान किया गया। दीवानी प्लस फौजदारी जैसे जो कानून थे वो भी इनको बनाने का क्या दे दिया गया, अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इतनी सारी आज बातें, इतने प्रावधान थे जो बार बार पूछे जाते हैं हमसे, वो आज मैंने आपको बताए। देखो फिर देखो 1833 में जो विधि सदस्य हुआ करता था उसको 1853 के स्थायी कर दिया गया, जिसको वोटिंग का अधिकार मिल गया। क्योंकि यहाँ पर 1833 को उस सदस्य को किसका वोटिंग का अधिकार नहीं था। भाई से पद स्थायी किया है, विधि सदस्य का पद स्थायी हुआ है, सदस्य मत समझ लेना कि जो लॉर्ड मैकाले था उसको परमानेंट कर देना, नहीं। सॉरी दोस्तों, जो परिषद थी ना, इस परिषद में जो विधि सदस्य का पद था वो पद स्थायी हो गया, इस पद को हटा नहीं सकते, न कि सदस्य, ध्यान रखना दोस्तों। और सदस्य को वोटिंग देने का भी अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल की परिषद की जो विधायी और कार्यपालिका शक्तियां थी उनको अलग अलग कर दिया गया। जब अलग अलग किया तो कार्यभार बढ़ेगा, कार्यभार बढ़ेगा तो कार्यभार को संभालने के लिए 6 सदस्यों की और नियुक्ति कर दी। न्यायिक, राजनीतिक और वित्तीय उप समितियां बनाई गई। भारतीय विधि आयोग 1833 में बनाया गया था, समाप्त करके सॉरी इंग्लिश लॉ कमीशन बनाया गया 1853 में। और उसमें कितने सदस्य थे, 8।
और आईपीसी को लागू करने में इंग्लिश लॉ कमीशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। दीवानी फौजदारी जैसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान कर दिया गया? इंग्लिश लॉ कमीशन को। ठीक है ना दोस्तों, आज के बारे में काफी पढ़ लिया है, तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।